नमस्कार, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों आप सभी लोग, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि सर एक क्लास में महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें करा दीजिए। तो मैं यहाँ 20 से 25 महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रश्न जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, रामचंद्र शुक्ल के हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इन प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मैं यहां करवा रहा हूं, आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो बन रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं बन रहे हैं नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर वो कथन आ जाता है तो आपसे प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि यही एक तैयारी के छोटे छोटे चरण होते हैं, छोटे छोटे कदम होते हैं, जिससे हम तैयारी के शीर्ष पर पहुंचते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भैया इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गार्डशा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। सभी के नाम से आप परिचित हैं। जल्दी बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपकी मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें मैं आपको व्याख्या भी देता हूं। कह रहे हैं इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वे इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई है। शुक्ल जी प्रमुखता समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन इनको नहीं जानता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किस आलोचक का? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। जल्दी बताइए। मतलब बताने का मतलब मन में सोचिए उत्तर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 से 5 सेकंड आपके पास होते हैं। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो भैया इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कौन कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है? आपको बताने हैं। जल्दी बताइए भैया, जल्दी से सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का, यानी कि किस विद्वान का, किस आलोचक का कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? तो किसका कथन है ये? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? पहली बात एग्जाम में पूछा जाएगा, यह कथन किसका है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है, ठीक है।
अगला प्रश्न, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के प्रकरण 4 से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। जल्दी बताइए कि ये किसका कथन है। ठीक है, तो किसका कथन है? आपका ये गारसा दत्तासी का कथन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? अजय प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, बच्चन सिंह का। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में छप सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पुराना ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पुराना ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो बिसियर, यह स्थापना किसकी है? तो किसकी स्थापना है? रामचंद्र शुक्ल की। किसकी स्थापना है भैया? रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। अगला प्रश्न है आपका कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। क्या? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमाट रासो, विजयपाल रासो की भैया कि इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, किंचित आभास मात्र है आपका श्रृंगार रस। ठीक है, सॉरी, श्रृंगार रस की प्रधानता है और वीर रस किंचित आभास मात्र है। तो किससे संबंधित है? आपकी बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। हालांकि वो आप अच्छे से पता है, यहां हम सिर्फ आलोचनात्मक प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी डिटेल से पढ़ना है तो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। ओके, 11वां प्रश्न, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधु का। बताइए कि वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों, नाथों, योगी की रचनाओं के विषय में किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। विस्मरण मतलब भूल जाना। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका? हिंदी काव्य धारा ग्रंथ किसका है? राहुल सक्रात्यायन का है। तो यहीं से आप लोग रिलेट कर लेंगे, यहीं से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? कथन महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। यह कथन ना केवल आप सीयूटी पीजी हिंदी के लिए पढ़ रहे हो, बल्कि इसके बाद जो भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, मैं आपको सीमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको भविष्य के बारे में बता रहा हूं कि आप लोग भविष्य की सोच कर चलिए। मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लंबा सोच कर चलिए, है कि नहीं? विजनरी बनिए।
आगे बढ़ेंगे कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन रामचंद्र राहुल सक्रात्यायन का है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल सक्रात्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहापा को माना है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी, ये याद रखिएगा, 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है भैया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। प्रश्न नंबर 14 है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग, ठीक है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहापा विषयक यह कथन किसका है? राहुल सक्रात्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए। कुछ नहीं, कहा गया कि चौपाई दोहे का जो सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। कहां है? जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही शैली में, इस शैली में, कौन सी शैली में, कौन से शैली, कौन से छंद में? दोहा चौपाई में लिखना शुरू किया। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहपा के संबंध में उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहपा की पंक्तियां पंडित साल सत्य बखाड़ी, ठीक है, पंडित साल सत्य बखाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दई है रुद्र बसंतन जाड़ी के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया है। जब मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लासेस बताई हैं तो वहां मैंने ये कथन पढ़ाया भी है, जाकर देख लीजिए। मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को भी याद आना चाहिए। जाकर देखिए, फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से थ्योरी पढ़िए। अगर थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं खुद से रिवीजन कर पा रहे हैं, तो मेरी 5 मैराथन आने वाली हैं। 5 मैराथन, जिसमें से मुझे लगता है ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तो काव्य शास्त्र की मैराथन हो चुकी होगी। लेकिन इसके बाद आपकी आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की ये क्लासेस आपकी 6-6 घंटे में मैं पूरे चैप्टर करवाऊंगा। तो इन्हें जरूर आप लोग कीजिएगा। ये क्लास टू द पॉइंट होंगी, अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू होंगी। इसमें हम एमसी भी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। इनकी संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण रिवीजन, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगी ये क्लासेस आपकी, ठीक है। तो ये मैराथन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, सर्च कीजिए, खोजिए। यार आप विद्यार्थी हो, इधर उधर मत भटको, मालवीय एकेडमी को फॉलो कर लो, पर्याप्त है हमें हिंदी के लिए। आगे बढ़ेंगे। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहां उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहां उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहां उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, ठीक है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। हालांकि अब पढ़ने मत बैठ जाना, अब आप लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है। पता चला पूरी किताब पढ़ गए लेकिन प्रश्न पत्र एक ही आया, और वो नहीं भी आया, ये भी हो सकता है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के कथन निम्न है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी, यह मान्यता, ठीक है, ये निम्न हटा लो, ठीक है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सक्रात्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल की। सोचिए, आंसर कीजिए। तो यह मान्यता किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़कथवाल की, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़कथवाल की है। 17वां प्रश्न आपका है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सक्रात्यायन का, गणपति चंद्रगुप्त का। कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती के समय के विषय में यह कथन किसका है? आपको बताना है।
तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न है, जिसमें सूर्य साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ठीक है, ये सब क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचना है। पीएमसीडब्ल्यू है, पीएमसीडब्ल्यू है, समझ लो। इनका समय भी पूछा जा सकता है, इनकी रचनाएं भी पूछी जा सकती है। इन्हें मत छोड़ना भैया, है कि नहीं है? इन्हें मत छोड़ना। पेपर में पूछ सकता है कि कबीर का प्रकाशन वर्ष क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, ये कक्षा में आपको ये चीजें मिल रही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। सोचिए, बताइए। ठीक है, तो यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, गाथा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसका रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? दोहा या दूहा। दोहा या दूहा कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। दोहा या दूहा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? बताइए, शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद से भाव साम्य नहीं है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आशय क्या है? ये कथन जो कहते हैं विद्यापति के संबंध में शुक्ल जी, आखिरकार इसका आशय क्या है, तात्पर्य क्या है? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, नहीं। विद्यापति के पद और गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यापति के अधिकतम पद श्रृंगार के ही है। ठीक है, ये इसका आशय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से क्या है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक का अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। ठीक है, क्या है? 7वीं से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। यह कथन किस विद्वान का है? तो पुरानी हिंदी शब्द आया है, यहीं से आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्या यहीं से आप क्या लगा सकते हो? कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? चंद्रप्रसाद शर्मा गुलेरी। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। क्या? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीएमसीडब्ल्यू है, जैसा कि आप जानते हो कि ये सीरीज क्या है? पीएमसीडब्ल्यू है। इसमें ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उसे काव्य क्या, ठीक है, ठीक है, या पदों में लिख लो, ठीक है, पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सकृत्य, रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। ठीक है, तो पोथियों में चलती रही किसका कथन है? आपका रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन भी आपका किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक है, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, जल्दी बताइए कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हरि प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, रामविलास शर्मा का, सॉरी राहुल सकृत्यायन का। तो आप सभी को पता है यह कथन आपके प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो दोस्तों ये रहे आपके 24 से 25 महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रश्न। आशा करता हूं कि ये सेशन, ये छोटा सेशन है, आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहा होगा, प्रभावी रहा होगा। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटे छोटी पहल आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, आपकी तैयारी में धार देंगे, ताकि आप 15 से 20 मिनट कोई रील्स देखने की बजाय, कोई कॉमेडी वीडियो देखने की बजाय, इधर उधर फोन में समय व्यर्थ करने की बजाय आप खाते पीते टहलते घूमते ये वीडियो देख सकते हैं। पता चला 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए तो ये वीडियो सार्थक है। इन्हें बनाने के पीछे हमारी मेहनत सफल है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं ये क्लास सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि कमेंट आप कर देते हो तो मुझे पता चलता है कि हाँ भैया सेशन समझ में आ रहा है, आप लोगों की मदद हो रही है और आप ऐसे सेशन और चाहते हो। तो फटाफट कमेंट करके ये बताइएगा कि अब अगला टॉपिक कौन सा हो, आप लोग कौन सा टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है। मेहनत आप लोगों के लिए हो रही तो कमेंट करके भी आप बताओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। और हाँ, 5 मैराथन ला रहा हूं जिसमें काव्य शास्त्र की मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आई हो चुकी होगी, उसके बाद आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, व्याकरण, इन सब की मैराथन आती रहेंगी। ये मैराथन मत छोड़िएगा, चाहे आपने पढ़ा हो इससे पहले चाहे ना पढ़ा हो, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस से ही सफलता की कुंजी है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप एग्जाम में जाओगे, पता चलेगा सर ये तो आपने कराया था लेकिन फिर भी मैंने गलत कर दिया, याद ही नहीं आ रहा था। तो उस याद करने के लिए आपको बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस। तो मैराथन के माध्यम से कम समय में हम लोग ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए।